हेलो सैबी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने सीआईबी के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट सेंट्रल बैंकिंग को चूज किया है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल बैंकिंग के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सेंट्रल बैंकिंग का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ सिलेबस प्रायोरिटी क्या है, कौन कौन से चैप्टर और मॉड्यूल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आप कैसे सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो 5 दिनों में कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, सेंट्रल बैंकिंग की जो प्रिपरेशन है वो आप 5 दिनों में कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटजी को जो है वो फॉलो करते हो। तो आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, अब बिना किसी देरी के यहाँ पर आज के वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज का जो एजेंडा है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल बैंकिंग का सिलेबस, यानी कि सेंट्रल बैंकिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको अगर पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या चीजें आएंगी तो आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सेंट्रल बैंकिंग का जो सिलेबस है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी मॉड्यूल्स को। उसके बाद बात करें सेंट्रल बैंकिंग सिलेबस प्रायोरिटी, यानी कि जो सेंट्रल बैंकिंग का सिलेबस है उसमें से कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान जो है वो देना है, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है जिसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी भी देखेंगे, यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंकिंग का सिलेबस है उसके अंदर मॉड्यूल वाइज क्या प्रायोरिटी रहेगी, वेटेज रहेगी, यानी कि कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मॉड्यूल से सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग की जो प्रिपरेशन है वो 5 दिनों में यहाँ पर कैसे जो है वो कर सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट तक आपने वीडियो को जरूर देखना है। अब सबसे पहले अगर हम सिलेबस का यहाँ पर बात करें तो जो सेंट्रल बैंकिंग का सिलेबस है इसको यहाँ पर टोटल 6 मॉड्यूल्स में जो है वो डिवाइड किया है। ABCDEF, टोटल यहाँ पर 6 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर चैप्टर हैं। सबसे पहला मॉड्यूल आता है हमारा मॉड्यूल ए, जिसका नाम है रैशनल एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम बेसिकली सेंट्रल बैंक के बारे में समझते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उन्हें कौन कौन से यहाँ पर इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो इसके चैप्टर भी आप देखोगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इवोल्यूशन, यानी कि सेंट्रल बैंकिंग कैसे यहाँ पर इवॉल्व हुई, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कैसे इवॉल्व हुई, डेवलप कंट्रीज के अंदर कैसे इवॉल्व हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, क्या क्या यहाँ पर फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक को परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पता ही है कि गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अदर बैंक को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, करेंसी इशू करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन सेंट्रल बैंकिंग, तो सेंट्रल बैंकिंग के अंदर क्या क्या इश्यूज जो है वो देखने को मिली है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें केस स्टडीज की, क्योंकि देखो हमारा जो सीआईबी एग्जाम है उसके अंदर केस स्टडी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम चैप्टर यहाँ पर सिलेक्ट करें कि किस में से यहाँ पर केस स्टडी जो है वो बन सकती है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड चैप्टर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है, इसमें से काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको केस स्टडी जो है वो देखने को मिल सके। जैसे आपसे वो पूछ सकता है, सिचुएशन दे सकता है कि सेंट्रल बैंक कौन कौन से यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा यहां से भी हो सकता है कि यहां से भी केस स्टडी जो है वो आ जाए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 2 साल के जो एग्जाम आए हैं उनका मैंने एनालिसिस किया है डिटेल में। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में से केस स्टडी जो है वो बन सकते हैं। हालांकि जो IIBF है वो अपने एग्जाम का पैटर्न हर साल चेंज करता है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि यहां से भी केस स्टडी आ जाए, पर एवरेजली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से केस स्टडी बनेगी वो हमारे सेकंड है, उसके बाद थर्ड को आप ले सकते। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकंड मॉड्यूल जो है वो डील करता है सेंट्रल बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक क्या कैसे काम जो है वो करता है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के अंदर हम बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसके जो इश्यूज है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर आप देखो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर हम ना डिटेल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कब बनी थी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद
सेंट्रल बैंकिंग इंडियन स्पेसिफिक इश्यूज, इसके अंदर हम बेसिकली जो सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे हम बेसिकली इसमें एक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम यहाँ पर केस स्टडी की बात करें तो ये जो शेड्यूल है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। क्यों इंपॉर्टेंट, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसमें, ठीक है, उसमें से केस स्टडी आनी ही आनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चैप्टर के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उसकी प्रोविजंस के ऊपर केस स्टडी बन सकती है। उसके बाद ये जो सेंट्रल बैंक है इसके अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके ऊपर केस स्टडी जो है वो बन सकती है, बननी ही है। दो इंपॉर्टेंट एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि बैंकों से डील करती है, तो उनके ऊपर तो केस स्टडी आनी ही आनी है। और लास्ट में आप चाहो तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट में इसमें से चांसेस है कि केस स्टडी जो है वो बन जाए, यानी कि तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाले। इसीलिए सिलेबस प्रायोरिटी के अंदर मैंने टॉप पर मॉड्यूल बी को ही यहाँ पर रखा है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी जो है वो बेसिकली मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी के साथ डील करता है। देखो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, अगर हम आरबीआई की बात करें तो हमारे देश के अंदर वो दो इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी। तो उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या क्या टूल्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। फिर है क्रेडिट पॉलिसी, फिर यहाँ पर फिजिकल और मॉनेटरी रिलेशंस क्या है, यानी कि गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसी बनाती है और जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी जो मॉड्यूल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसमें से भी काफी केस स्टडी बन सकती है। जैसे पहला चैप्टर मैं बताऊं मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी की है, इसमें से काफी केस स्टडी बनेगी। उसके बाद सेकंड पे अगर मैं हम रखें तो वो हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो गया, कि बैंक यहाँ पर लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करता है, जैसे एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ये सब चीजें इसमें आ जाती है, तो उसके ऊपर काफी केस स्टडी जो है वो बन सकती है। और लास्ट में अगर हम चाहे तो क्रेडिट पॉलिसी पे भी यहाँ पर केस स्टडी आने की संभावना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको ध्यान में रखने हैं जिनमें से केस स्टडी जो है वो बन सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल आता है शेड्यूल डी, जो कि डील करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के साथ। देखो आरबीआई जो है वो आरबीआई जो है, अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें इंडिया की, तो उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। तो आरबीआई वो कैसे करता है, सेंट्रल बैंक कैसे करता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल है, इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, वो चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दो ही यहाँ पर चैप्टर है, एक है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो आपको लगता है इसमें से काफी केस स्टडी जो है वो बन सकती है कि फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, जो हमारा एक्ट है उसकी प्रोविजंस क्या है। उसके बाद है हमारा शेड्यूल ई, उसके बाद है हमारा शेड्यूल ई। शेड्यूल ई में चैप्टर ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पर। शेड्यूल ई जो है वो बेसिकली रेगुलेशन, सुपरविजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ डील करता है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका रेगुलेशन में क्या रोल होता है, सुपरविजन में क्या रोल होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या रोल होता है और वो कैसे इसको परफॉर्म करता है। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कि जो रेगुलेशन और सुपरविजन है उसकी इवोल्यूशन यहाँ पर कैसे हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनकी डेवलपमेंट और रेगुलेशन सुपरविजन कैसे की जाती है और रिसेंट ट्रेंड क्या है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक, कि कोऑपरेटिव बैंक की डेवलपमेंट कैसे है, रेगुलेशन कैसी है और सुपरविजन यहाँ पर कैसे होती है। और लास्ट में हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफी केस स्टडी बन सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बन सकती है केस स्टडी। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक है और कमर्शियल बैंक है इनके रिगार्डिंग केस स्टडी जो है वो पूछी जा सकती है। उसके बाद है हमारा लास्ट मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल एफ है, जो कि डील करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और प्राइमरी डीलर के साथ। तो इसमें बेसिकली दो ही चैप्टर है, एक चैप्टर डील करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कि उनकी डेवलपमेंट, रेगुलेशन, सुपरविजन कैसे की जाती है। उसके बाद प्राइमरी डीलर का क्या रोल है, वो होते क्या है ना, उनकी इवोल्यूशन कैसे हुई है, डेवलपमेंट कैसे हुई है, रेगुलेशन सुपरविजन कैसे की जाती है, वो चीज हम मॉड्यूल एफ में जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है आपको। तो ये सारा हमारा क्या है, सेंट्रल बैंकिंग का सिलेबस है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिकली सेंट्रल बैंकिंग के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ने वाले। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो देखो दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंस है, दोनों में से केस स्टडी जो है वो बन सकती है। और मैं आपको अगेन बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में से केस स्टडी आएगी किससे नहीं आएगी, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती। देखो आईआईबीएफ अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करता रहता है, बस पिछले 2 साल का जो हमने एग्जाम एनालिसिस किया उसके बेस पर मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसी ने भी मेरे को बाद में ये याद करने कहना कि आपने तो बोला था कि इसमें से आएगा इसमें से आया नहीं, आईआईबीएफ का माइंड है वो चेंज कर सकता है। ठीक है,
पर आप इनको प्रिपेयर करके यहाँ पर जरूर जाइएगा। ये हमने बात कर ली सिलेबस की कि सेंट्रल बैंकिंग के अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे। अब बात करते हैं सिलेबस प्रायोरिटी और मॉड्यूल वाइज वेटेज की, यानी कि जो हमारा सिलेबस उसमें से कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन सा मॉड्यूल कम इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलेबस प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल बी है, और इसको मैं सबसे टॉप पर रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, देखो मॉड्यूल जो बी है वो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ डील करता है। जैसे मैंने आपको बताया था मॉड्यूल बी के अंदर हमने आरबीआई के बाद पढ़ना है, उसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना, ये सारी चीजें हमने मॉड्यूल बी के अंदर पढ़ने हैं। तो इनमें से काफी केस स्टडीज और क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है। और अगर हम एवरेज की बात करें तो मॉड्यूल बी में से 20 से लेकर 25 मार्क का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप मॉड्यूल बी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो 20 से 25 मार्क्स आपके आने जो है उनकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जितने भी मार्क्स हम डिस्कस करेंगे ना, ये सिर्फ मैंने जो 2 इयर्स के एग्जाम एनालिसिस किया उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि मॉड्यूल बी में मॉड्यूल ए में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, आईआरबीएफ का माइंड है। ठीक है, पर एवरेजली पिछले 2 साल से हमने जो एग्जाम एनालिसिस किया उसके बेस पर बता रहा हूँ कि मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसको आपको सबसे पहले जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल सी। क्या आता है मॉड्यूल सी, तो मॉड्यूल सी हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, जिसके अंदर 15 से लेकर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो है वो आते हैं, केस स्टडीज भी आती है। उसके बाद है हमारा मॉड्यूल ई। क्या है मॉड्यूल ई, इसमें से 15 से लेकर 18 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, यानी कि मॉड्यूल सी और मॉड्यूल बी की जो वेटेज है वो सेम है, आप इसको सेम लेकर चल सकते हो, यानी कि आपको इन्हें तो प्रिपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद है मॉड्यूल डी। चौथे नंबर पे आता है मॉड्यूल डी, इसमें से 12 से लेकर 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है मॉड्यूल एफ जिसमें से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में आता है मॉड्यूल ए जिसमें से 8 से लेकर 10 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं। अब इसको मैंने लास्ट में क्यों रखा है, देखो इसमें आपने बेसिक सी चीजें सीखने हैं, सेंट्रल बैंक क्या है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता होता है, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आप आईआईबीएफ पूछता भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सिलेबस प्रायोरिटी हो गई और मॉड्यूल वाइज वेटेज हो गया। अब आपको पता लग गया कि आपको सबसे पहले क्या चीज यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो क्या आपको 100% यहाँ पर प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। आपको कितने मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स। तो अगर बाई चांस देखो आपके पास टाइम कम होता है, तो अगर आप बाई चांस आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हो तो आपको कम से कम, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, कम से कम ये जो 4 मॉड्यूल्स है, यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स है, वो आपको कवर करने ही पड़े। हालांकि ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी ये मॉड्यूल छोड़ दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, पर अगर मान के चलो किसी सिचुएशन में आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप ये 4 मॉड्यूल्स प्रिपेयर करके चल जाइए, आपके एग्जाम जो है वो क्लियर होने की संभावना बढ़ जाती है। पर अगर आप ये सारे मॉड्यूल्स कवर कर लेते हो तो संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो राय मेरी यही है कि आप फुल सिलेबस यहाँ पर कवर करके जाइए, पर अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, टाइम कम बच रहा है, तब आप यहाँ पर कम से कम 4 मॉड्यूल तो आप कवर करके जाइए। और कौन से 4 मॉड्यूल, बी सी ई और डी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का वो है स्ट्रेटजी, कि आप 5 दिनों में यहाँ पर कैसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो आपके पास टाइम कम है, बीआरबीएल एग्जाम के बाद आपको लगभग 5 दिन का ही यहाँ पर टाइम मिलेगा एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो क्या चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से आप पढ़ सको। वैसे तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होंगे, यहाँ वहां यूट्यूब पे, कहीं पे भी, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि आपके पास टाइम कम है, इसीलिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको सारी चीजें एक ही जगह पे कंसोलिडेट वे में जो है वो चाहिए होंगी। ठीक है, साथ के साथ अपडेटेड चाहिए होगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप जाओगे वो 2 साल पुरानी वीडियोस में काफी सारी चीजें चेंज हो गई। तो आपको क्या चाहिए, एक तो फोकस डाटा चाहिए, सारी चीजें एक साथ चाहिए और अपडेटेड चाहिए। तो लर्निंग सेशन आपके लिए यहाँ पर फुल कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा सेंट्रल बैंकिंग का, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो वीडियोस की फॉर्म में कवर किया हुआ है। आप हमारी वीडियोस को गो थ्रू करके आसानी से सेंट्रल बैंकिंग की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। ये जो वीडियोस हैं वो काफी कंफर्टेबल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होगा, मैंने ही कवर किया है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग के कोर्स को एनरोल जो है वो कर लीजिए। ठीक है, अगर हम अपने कोर्स की बात करें और स्ट्रैटेजी की बात करें कि आप 5 दिनों में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो देखो टोटल मॉड्यूल है मॉड्यूल 6। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो वो है 20 घंटे। क्या है, 20 घंटे। क्या है, हमारे 20 घंटे हैं, यानी कि जो लेंथ है वीडियोस की वो कितनी है, 20 घंटे है। ठीक है, अब बात करें अगर, तो जनरली देखो
ये जो वीडियोस है वो 1x की स्पीड पे है क्या, पर आप जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको 1x की स्पीड पे देखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर 1.5x की स्पीड पे यहाँ पर देख सकते हो। कई सिचुएशन में आप तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी राय है कि आप 1.5x पे देखो। तो अगर आप 20 को 1.5x की स्पीड पे देखते हो तो आपके जो घंटे हैं वो कितने हो जाएंगे, 13.33 आवर्स, यानी कि लगभग 13.5 घंटे हो जाएंगे। ओके, अब इसको क्या करना है, आपको 5 दिनों में डिवाइड करना है। कैसे करना है, तो 13.33 को आप 5 के साथ डिवाइड करो, तो ये लगभग आपका 2 पॉइंट यानी कि 2.6 लगभग 2.5 घंटा आपका बनता है। यानी कि एक दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे जो है वो देने हैं इन वीडियोस को, उन वीडियोस को देखना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। साथ के साथ एडिशनली मैं आपको हाफ आधा घंटा और यहाँ पर देना है प्रैक्टिस के ऊपर, जिसके लिए आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस जो है जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये हमारी क्या है स्ट्रैटेजी है कि आप 5 दिनों में हर दिन 2.6 आवर जो है वो वीडियोस को दोगे, उसके बाद आधा घंटा आपको प्रैक्टिस पे देना, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर सॉल्व जो है वो करने की जरूरत है। ओके, अब ये बात होगी हमारे कोर्स की कि आप कोर्स को यहाँ पर कैसे गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करें अगर नॉर्मल स्ट्रैटेजी की, अगर आपको किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, गोल्डन रूल है कि आपको एग्जाम का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर हम एग्जाम की फॉर्मेट की बात करें तो टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 50 मार्क्स आपको लेने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, केस स्टडीज के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्मेट को आपको समझना है ताकि उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन जो है वो कर सके। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, यानी कि ना आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज है तो फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज ऐसी आएंगी जो कि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। उसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जल्द ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कहां से आएंगे, तो देखो लर्निंग सेशन आपको प्रोवाइड करेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। पिछले 2 साल के जो एग्जाम्स हैं उसका एनालिसिस करने के बाद हमने क्वेश्चन नए भी डिजाइन किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे जो है गो थ्रू करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंकिंग क्या है, सिलेबस प्रायोरिटी क्या है, मॉड्यूल वाइज वेटेज क्या है, कितने मार्क्स आएंगे और स्ट्रेटजी क्या रहेगी 5 दिनों में प्रिपेयर करने की। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है किसी भी पॉइंट को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो, और अगर कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर जो है वो कर सके। और अगर आपको किसी और पेपर की सिलेबस प्रायोरिटी चाहिए जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का इस वीडियो का बेनिफिट जो है वो ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।